नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आज शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बात है शहीद सिदो कान्हू के वंशज के बारे में। ग्राफिक्स के माध्यम से पहले समझिए, शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह के डुमरी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। साहिबगंज से रांची आने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। साहिबगंज से जब रांची आ रहे थे मंडल मुर्मू, उस दौरान गिरफ्तारी हुई। रांची में बीजेपी नेताओं से मिलने आ रहे थे मंडल मुर्मू। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं से करनी थी चर्चा। ये खबरें अंदर से आ रही और ये तमाम जानकारी निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह के डुमरी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। साहिबगंज से रांची आने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। रांची से बीजेपी नेताओं से मिलने आ रहे थे मंडल मुर्मू। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं से करनी थी चर्चा। बरहेट से जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन के प्रस्तावक है मंडल मुर्मू। शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के बीच शहीद सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू की गिरफ्तारी हुई है। यह मंडल मुर्मू वही हैं जो सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक हैं। अब खबर यह सामने आ रही है कि मंडल मुर्मू रांची आ रहे थे, बीजेपी नेताओं से मुलाकात होनी थी। संथाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है उसको लेकर चर्चा होनी थी। अब सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर बरहेट से चुनाव भी लड़ने वाले थे मंडल मुर्मू, लेकिन गिरिडीह में गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है सामने, कारण क्या है गिरफ्तारी का। बस इतनी जानकारी आई है कि पूछा गया कि किस काम के लिए जा रहे थे, शायद उन्होंने नहीं बताया, और खबर यह है कि उसी को लेकर गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल यह है कि एक शहीद के वंशज मंडल मुर्मू को क्यों गिरफ्तार किया गया है, आखिर गिरफ्तारी हुई क्यों है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और सवाल यह है कि मंडल मुर्मू जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके संथाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा उस पर चर्चा करने आ रहे थे, तो दिक्कत किसे हुई, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आजसू से हमारे साथ संजय रंजन जी जुड़ चुके हैं। संजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सीपीआई से हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम रुख करते हैं सत्ताधारी दल का, कांग्रेस का। सुनील जी, मंडल मुर्मू जो सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक भी हैं, खबर यह आ रही थी कि वो रांची आ रहे थे। रांची आने के क्रम में गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर अब क्या कहिएगा आप, आखिरकार गिरफ्तारी क्यों हो रही है, कोई जवाब भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, इसका तो सही जवाब जो है डुमरी के जो वहां पर गिरफ्तार हुआ है उस जगह के जो प्रशासन है वो ज़्यादा अच्छा जवाब दें किस कारण से गिरफ्तार किया गया। और साथ ही अभी तो चुनाव का समय है, तो सरकार तो चुनाव के समय बिल्कुल निष्क्रिय रहता है। सारा कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। यहाँ के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं झारखंड के रवि कुमार संभवतः उनका नाम है, तो सारी जिम्मेवारी भी उनकी बनता है। और किस कारण से, आप तो अपने बता रहे कि सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। और स्वतः वो मुख्यमंत्री के प्रस्तावक भी हैं जी। तो बिल्कुल किस कारण से गिरफ्तारी हुआ इसका तो अभी स्पष्ट सामने बात नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि गिरफ्तारी अनुचित है। किसी भी कारण से गिरफ्तार किया, कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है कारण क्या है गिरफ्तारी का। बिना कारण के गिरफ्तार करना, बिना कारण का डिटेन करना, तो पता नहीं किस तरह की साजिश और कौन साजिश इसको साजिश रच रहा है और इस तरह का माहौल इस राज्य में बनाया जा रहा है। बिल्कुल मैं इसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर किसी भी तरह कोई आरोप नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन सवाल पूछे जाने पर डुमरी पुलिस कुछ नहीं कह रही है, कोई कारण नहीं बता रही है। डिटेन किए हुए हैं और अभी तक वो थाने में ही है, जो खबर सामने आ रही है। लेकिन अब उल्टा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही
अधिकारियों पर आरोप लगाने लगे। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने आ रहे थे, कोई आम आदमी नहीं है, शहीद सिदो कान्हू के वंशज। और उससे भी बड़ी बात यह है कि फिलहाल वो सीएम के प्रस्तावक भी थे। खबरें यह भी आई कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो चुनाव भी लड़ सकते थे। अब सवाल यह है कि ऐसी अचानक गिरफ्तारी बिना कारण बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए, मुझे लगता है झारखंड फिर से शर्मसार हुआ है हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में। आप एक शहीद के वंशज को, सिद्धू कान्हू के बारे में जो लोग जानते हैं, जो झारखंडी है, वो जानते हैं कि हम तो 1857 का ना जानते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन 1853 के 30 जून को सिद्धू कान्हू ने 10,000 संथालों को एक तरीके से मोबिलाइज करके अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल फूका था और उसके बाद कत्लेआम हुआ था, इनकी भी शहादत हुई थी। तो आज सिद्धू कान्हू के वंशजों की अगर बिना कारण से मंडल मुर्मू की गिरफ्तारी होती है, पुलिस मैनुअल में स्पष्ट है कि आप 24 घंटे तक किसी को डिटेन कर सकते हैं शक के आधार पर आपको स्टेशन डायरी में एंट्री करके बताना होगा कि आपको क्या शक है, आपने क्यों डिटेन किया है। और देखिए, एक बहुत ही अपमानजनक, ये झारखंड के शहीदों का अपमान है, झारखंड के आदिवासियों का अपमान है। और ये आदिवासियों का अपमान करना तो सत्ताधारी गठबंधन का लगता है एजेंडा बन गया है। अब आप देखें, इरफान अंसारी ने 2 दिन पहले सीता सोरेन की को रिजेक्टेड माल कह दिया। अब दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले एक महिला के लिए टंच माल कहा था। अब महिलाओं के लिए माल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कोई उपभोग की वस्तुएं हों। और इरफान अंसारी ने तो आज उनकी बेटियों पर भी प्रतिकूल टिप्पणी करके, जो तत्कालीन जो मौजूदा अभी स्पीकर हैं रविन्द्रनाथ महतो, उनके बेटे के साथ भी अनर्गल बातें कर दी। तो ये देखिए, ये शर्मसार करने वाला वाकया है। एक शहीद के परिजन को, एक शहीद के वंशज को आकरण, और मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, मंडल मुर्मू के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है थाने में। फिर पुलिस ने डुमरी में क्यों गिरफ्तार किया? वो तो लंबी दूरी तय करके आ रहे थे। और देखिए कैसा नैरेटिव रचा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको किडनैप करके लाया जा रहा था। भाई, किडनैप करके लाया गया तो डुमरी थाने में डिटेन करने के बाद उन्होंने कौन सा एफआईआर किया कि मुझे किडनैप किया गया? और उसके बाद जब ये पूरा मामला चुनाव आयोग के संज्ञान में, माननीय सांसद निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी और तमाम लोगों ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके डाला, तो चुनाव आयोग ने संभवतः इस पर कड़ा रुख लिया। मैं संभवतः इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने सारी सीमाएं पार कर दी। इन्होंने कहा, साहब मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को अविलंब मुक्त कीजिए। यानी अभी चुनाव का प्रचार ठीक से शुरू नहीं हुआ है आयुष, और ये मुक्त करने की बात कर रहे, किस बात पे? क्योंकि उन्होंने मंडल मुर्मू को कारण जानना चाहा कि किस कारण उनका डिटेंशन हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 2 नोडल अफसर हैं, एक डीजी हेडक्वार्टर हैं और एक एडीजी अभियान रहे, होमकर साहब और लाटकर साहब, दोनों की गिनती इस राज्य के चुनिंदा बड़े अच्छे अफसरों, ईमानदार अफसरों में की जाती है। दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन दोनों पे आरोप लगा दिया। उनकी उपलब्धियों को उनको देखकर पता चल जाएगा, जितने मेडल्स उनके पास वो साफ नजर आते हैं। प्रतुल जी, आयुष, बिल्कुल आपने सही कहा। लाटकर साहब और होमकर साहब लेजेंड्स हैं अपने अपने फील्ड में, ऑनेस्टी के लिए लेजेंड है। लाटकर साहब जब गिरिडीह में पोस्टेड थे तो उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, वहां से उग्रवाद को सामूल नाश किया था एक तरीके से। जो थोड़ा बहुत बचा है वो उनकी बहुत बड़ी देन थी। और उसके बाद दीपक गुप्ता जी ने भी उस कार्य को आगे बढ़ाया था। इसी तरीके से होमकर साहब जब आईजी अभियान थे तो उन्होंने निरंतर उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया और उनको तो होम मिनिस्ट्री ने मेडल देकर सम्मानित किया। अब आयुष, एक बड़ा उसी का नतीजा था लोकसभा चुनाव, बिना एक भी गोली चले हुए। मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा रहा हूं। जो 2 अफसर इस सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में बेदाग होकर काम करते रहे, सरकार को उनके कार्यों पर कभी आपत्ति नहीं थी, बल्कि उनको तो लास्ट में यूपीएससी की सहमति से डीजी में और तमाम जगहों पर प्रोन्नति दे दी गई। ये अचानक इनके तेवर क्यों बदल गए इन दोनों अफसरों के खिलाफ? 5 साल तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम बिना किसी काले धब्बे के था, और अचानक कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट बन गए, इनको हटाया जाए। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की हताशा दिखा रही है। साहब, इन्होंने अधिकारियों को, चुनिंदा अधिकारियों को टूल किट के रूप में प्रयोग किया और अब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो भी राज्य के बेहतरीन अफसरों पर, राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी पर। ये क्या चाहते हैं साहब? दबाव डालिए। इस आरोप प्रत्यारोप पर भी हम आएंगे, जो आरोप लगाए गए हैं अधिकारियों पर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सीपीआई का रुख करते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, मंडल मुर्मू वो शख्सियत जो सीएम के प्रस्तावक हैं,
रांची आ रहे थे। खबरें ये भी आई और निशिकांत दुबे ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तमाम बातें लिखी हैं कि वो रांची क्यों आ रहे थे। गिरफ्तारी हो जाती है बिना कोई कारण। आप लोग भी अक्सर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति का पूरे राज्य में अगर घूमने की आजादी नहीं है तो ये शर्मनाक घटना है। और सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज हैं, वो अगर रांची आ रहे थे किसी कारणवश आए, मुझे नहीं लेना देना कि किस काम से आ रहे थे, किसी कारण से एक आम नागरिक की हैसियत से अगर वो रांची आ रहे थे, अगर डुमरी पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पहले तो उनको एक्सप्रेशन देना चाहिए क्यों गिरफ्तार किया, उसका कारण होना चाहिए। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावक भी जी। तो कई तरह की बातें हो सकती है, तो आप कितना भयभीत होंगे। हमको लगता है जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो चुस्त व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन में जो निष्पक्षता दिखनी चाहिए थी, एक आम आदमी को निर्भीक होकर कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है, उसका कहीं ना हनन हुआ है। इलेक्शन कमीशन की ओर से देखिए, जो अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है, पुलिस पर सवाल है और बकायदा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो उन्होंने फोन करके फटकार भी लगाई और सवाल पूछा गया कारण क्या है गिरफ्तारी का, लेकिन डुमरी पुलिस की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। ये खबर निकलकर सामने आई है या हिरासत अभी तक क्लियर नहीं हुआ। यही बात करना चाहिए कि किसी ने अगर अरेस्ट किया है तो पुलिस मैनुअल में कि 24 का डिटेन कर उसको कारण देना पड़ता है जी। आपको पुलिस स्टेशन डायरी में मेंशन करना पड़ता किस कारण से इस व्यक्ति को हमने डिटेन किया। अगर आपने डिटेन किया है तो एक बहुत बड़ा कारण, क्या कारण हो सकता है? तो आपको जब चुनाव आयोग हस्तक्षेप कर रहा है मामला में, तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर अब पुलिस अधिकारी अगर सवाल खड़ा करा, चुनाव आयोग अभी सर्वोपरि है बिल्कुल, और चुनाव उनके निर्देश में जब हो रहा है तो पुलिस को भी जो जवाबदेही होनी चाहिए वो चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्र होकर कहीं भी राज्य में घूमने का अधिकार है, वो चाहे किसी दल से मिलने जा रहा हो, क्या किसी भी व्यक्ति से मिलने जा रहा हो या किस कारण से आ रहा, उस पर उनको रोक टोक नहीं लगाना चाहिए। अगर रोक टोक की बात है, हर पार्टी के नेताओं पर या किसी रोक लगाने का काम करे ना वो, तो पुलिस का काम निष्पक्षता है जी, बिल्कुल। और निष्पक्षता से अगर आप परे हटते तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पर खड़ा करती है, ना कि चुनाव आयोग के कार्यशैली पर। जी बिल्कुल, हम रुक कर लेते हैं संजय रंजन जी का। संजय जी देखिए, चूंकि आप भली भांति जानकारी रखते हैं, एक शख्सियत को गिरफ्तार किया जाता है, हालांकि जैसा कि प्रतुल शाहदेव जी ने कहा कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि हिरासत में लिया गया या गिरफ्तारी हुई है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को भी अपने थाने में बैठा कर रख रहे हैं, जो शख्सियत अपने निजी कारणों से हो सकता है रांची आ रहा हो, और उससे सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे, तो हो सकता है कोई बताना चाहे या ना बताना चाहे। क्या अगर कोई इसलिए कोई नहीं बताना चाहे कि हम कहां जा रहे थे, किस काम से जा रहे थे, ये कारण बन सकता है किसी गिरफ्तारी का? जनतंत्र की पहली और शायद आखिरी शर्त है व्यक्ति की स्वाधीनता। और अगर व्यक्ति अपने भीतर स्वाधीन और सार्वभौम नहीं है, इसका मतलब जनतंत्र नहीं है। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि ये जनतंत्र की अंत्येष्टि हुई है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में आप तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि या तो उसके विरुद्ध कोई संज्ञेय अपराध दर्ज हो या फिर किसी संज्ञेय अपराध में लिप्त होने की प्रबल संभावना हो। अगर ये दोनों परिस्थितियां नहीं हैं और एक संथाल विद्रोह के महानायक के वंशज हों, तो सम्मान से सिर झुकना चाहिए, गर्व के साथ उनका अभिनंदन होना चाहिए। ये बेहद शर्मनाक स्थिति है कि आप किसी व्यक्ति को डिटेन करें सिर्फ इस बिना पर कि ये व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी के नेताओं से मिलने जा रहा है। ये जनतंत्र है, मैं किसी भी व्यक्ति से मिल सकता हूँ, किसी पार्टी के दफ्तर में जा सकता हूँ। मेरी इच्छा है, हो सकता है कि इनके मन में कोई बात रही हो, राजनीतिक बात रही हो, मगर ये भी सोचने वाली बात है कि कल तक आपके प्रस्तावक थे जी, तो उसकी भूमिका का आदर होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये निंदनीय नहीं है, बल्कि इसका राजकीय शोक मनना चाहिए कि हम क्या अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को इस कदर भूल गए हैं कि अपनी छोटी महत्वाकांक्षाओं के आगे जनतंत्र की ही बलि दे देंगे। हम में से कोई इसके लिए तैयार नहीं है। यहाँ जितने भी बैठे हैं अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, हम में से कोई इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है
इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और पूरे राज्य भर में इसका शोक मनाना चाहिए कि अगर किसी महानायक के वंशज को इस तरह से बेवजह डिटेन किया गया हो या उनसे पूछा गया हो कि तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ये पूछने का अधिकार नहीं है। जी, बिल्कुल। तब तक जब तक विधि व्यवस्था की कोई ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न न हो। अगर आप जानते हैं कि ये कौन है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने पूछ लिया, ठीक है, मगर आपको पूछने का अधिकार नहीं है। व्यक्तिगत स्वाधीनता, निजी स्वाधीनता के ही भीतर और उसके इर्द गिर्द जनतंत्र की धुरी घूमती है। बिल्कुल। ये मान लेना चाहिए, एक स्वीकार, एक सेटल्ड लॉ है। इसके विरुद्ध अगर कोई कार्य हुआ है तो इसकी निंदा की जानी चाहिए। और आखिरी बार मैं कह रहा हूं, इसके लिए राजकीय शोक मनना चाहिए। ये विषय बहुत छोटा नहीं है, इतना छोटा और तुच्छ नहीं है कि इसको हम ऐसे ही विस्मृत कर लें बहस करके। नहीं, आपने एक विद्रोह के महानायक के वंशज को अपमानित किया है जी। उसकी जो मान्यता है, उसका जो स्वाभिमान है, उसका जो जातीय गुरूर है, इस मिट्टी का अभिमान है, उसका ध्वंस आपने किया है। आपको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। और वो जो पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने घुटने टेके, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा मैंडेट था, ऐसी कौन सी आधिकारिक जरूरत थी जिसकी वजह से आपने उनको डिटेन किया। कोई चोर थे, कोई लुटेरे थे, इन्होंने कोई हत्या की थी, बलात्कार किया था, या कौन सा अपराध था? खबर तो ये है संजय जी कि पूछा जा रहा है उन पुलिस अधिकारियों से, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से सर्वमान्य फैक्ट सिर्फ इतना है कि ये उस महानायक के वंशज थे और माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रस्तावक थे। शायद इन्होंने किसी दूसरी पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने की इच्छा रखी हो मन में, तो हृदय में कोई इच्छा है उसके लिए सजा दे दोगे? जी, सही बात है। और अभी इस जनतंत्र में मुझे पूरा अधिकार है कि मैं इसी चौक पर खड़ा होकर के किसी भी सरकार की आलोचना करूं। जी, बिल्कुल, मुझे पूरा अधिकार है। और किया जाता है, बिल्कुल, खूब खुल के सरकार की नीतियों की आलोचना होती रहती है, सरकार की आलोचना होती है। और कोई भी निजी तौर पर अगर कहीं जाना चाहता है तो उसे अधिकार है। जनाब, आप सत्ता में है तो सत्ता से ही सवाल पूछे जाएंगे और सत्ता से प्रश्न पूछे जाने का अधिकार है हमको। आ रहे हैं प्रतुल जी, हम सबको अधिकार है, उनका भी अधिकार है। उनके निजी जीवन के क्षेत्र में पुलिस का हस्तक्षेप अमानवीय है, अमानवीय, अशोभनीय है। अब तक जो बातें सामने आई है इससे तो साफ तौर पर यह गलत ही प्रतीत हो रहा है। प्रतुल जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू लाइफ, सारे फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू को बिना कारण के डुमरी थाने में हिरासत में रखा गया है, हम इसे मर्डर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री जी हार की हताशा, निराशा से कितने गिर गए। वो अपने प्रस्तावक पर विश्वास नहीं कर रहे हैं या राज्य की जनता का अपने मुख्यमंत्री पर इतना विश्वास उठ गया, जैसा आपने कयासों पर खबरें चलाई कि वो दूसरे दल से भी लड़ने जा रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी को तो इसका वेलकम करना चाहिए। बार बार जेएमएम के लोग कह रहे हैं बरहेट में बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, और जब इन्होंने इनको डिटेन किया तो किस ग्राउंड पे डिटेन किया साहब? और आप कैसे, क्या कुछ गाड़ी से बरामदगी हुई? क्या इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज था? और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी होता है ना, 10 वर्ष की कम सजा होती है, 41A का नोटिस होता है। इनके खिलाफ मेरी जानकारी में कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। शहीद के वंशज थे। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार आवाज उठाई कि साहब इस शहीद के वंशज को अधिकार दे। और सिद्धू मुर्मू का नाम लेते हैं हर एक सभा में, जब भी संथाल परगना या कहीं भी जाते हैं, हुल जोहार उन्हीं का जो वो है अभिवादन चलता है। और उनके वंशज को अगर झारखंड पुलिस मुख्यमंत्री के इशारे पे
गिरफ्तार करती है तो जिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया उसको डिसमिस करना चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। वो अपने अधिकारों से आगे जाकर इस तरीके के गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम कर रहा है। और आयुष क्यों टूल किट बनेगा कोई अधिकारी? इन्होंने तो संविधान और कानून का राज स्थापित करने की शपथ ली है। इनको रूल ऑफ लॉ से चलना है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ हेमंत सोरेन हो गया है क्या? यानी खाता ना वही जो हेमंत सोरेन का वैसे ही शर्मसार हो गया है झारखंड। एक शहीद सिद्धू कान्हू 1855 के जो क्रांति के नायक थे, उनके वंशज की आकलन गिरफ्तारी हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, चुनाव आयोग से, आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं अविलंब उनको छोड़ा जाए और जिस अधिकारी ने उन पर कार्रवाई की है शो कॉज किया जाए और अल्टीमेटली डिसमिस किया जाए। साहब, जिनके वंशजों ने आज हम आजादी में सांस ले सके उसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनके वंशजों को आप आकलन बैठा कर चलिए, शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू की गिरफ्तारी हुई और जाहिर तौर पर इस बात पर चर्चा होना बनता है क्योंकि एक शहीद के वंशज जिनके नाम से आज झारखंड वासी कस्में लेते हैं और झारखंड वासी उनके ही संबोधन को, उनके ही दिए गए शब्द से एक दूसरे को संबोधित करते हैं, मुलाकात करते हैं, हुल जहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के लिए बलिदान दिया, इस देश के लिए बलिदान दिया, आज उनके वंशज को गिरफ्तार कर लिया गया बिना कारण अब तक नहीं बताया जा रहा है। खबर यह है कि वो मुख्यमंत्री के प्रस्तावक थे। बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे। बाद में यह खबर सामने आई, निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से बीजेपी के सांसद है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने जा रहे थे। संथाल में जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है उस पर कैसे रोकथाम लगाना, उस पर चर्चा होनी थी, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। डुमरी पुलिस कारण पूछती है कि आप क्यों जा रहे थे। शायद उन्होंने कारण नहीं बताया होगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस किसी को भी रोक कर पूछ सकती है कि आप कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर कोई शख्सियत नहीं बताएगा क्या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? खैर, ये तो जांच का विषय है, जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन सवाल सरकार पर है। सवाल यह है कि क्या पुलिस को या फिर अधिकारियों का इस्तेमाल टूल किट की तरह किया जा रहा है? सवाल कई हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस वक्त की जो सबसे गर्म टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अभी हम मंडल मुर्मू की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन दिनों जो सबसे गर्म मुद्दा है जिस पर बातचीत हो रही है, महिलाएं मुखर होकर बात कर रही हैं और विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी हो या आजसू पार्टी हो, लगातार इस मसले को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोल रही है। जी, हम जिक्र कर रहे हैं इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान को लेकर। इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी आदिवासी अस्मिता से जोड़कर इसे देख रही है तो कांग्रेस इरफान अंसारी का बचाव कर रही है। उधर शिबू सोरेन परिवार से पहली बार इरफान के बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बसंत सोरेन ने कहा है कि इरफान ने यदि बयान दिया है तो माफी मांग ले। देखिए रिपोर्ट। पति नहीं है तो क्या? फफक फफक कर रो पड़ी सीता सोरेन। बात तो से दुर्गा सोरेन को याद कर रो पड़ी सीता सोरेन। आज मेरे पति नहीं है तो क्या? पति जिंदा होते तो कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। इरफान अंसारी को आदिवासी देंगे जवाब। शिबू सोरेन की बड़ी बहू और जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन रविवार को जामताड़ा में फफक फफक कर रो पड़ी। बात तो से इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान से सीता सोरेन काफी आहत है। अपने पति को याद करते हुए सीता सोरेन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बात तो से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद महिलाओं ने किसी तरह सीता सोरेन को ढाढ़स बंधाया। आपका जब उल्लंघन हुआ, आपका बेइज्जत हुआ तो हम लोग पूरा आदिवासी महिला का बेइज्जत हुआ। आपका साथ है, आपका साथ है, एकदम रोइए मत। सीता सोरेन ने कहा कि आज मेरे पति जिंदा होते तो मेरे बारे में कोई ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करता।
गांधी जी कहाँ से आते हैं, ये भी बोलना चाहिए था। अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए हम उनको माफ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के लोग माफी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। अगर उन्होंने कही है तो ये गलत है। उनको माफी मांगनी, उनको इस चीज के लिए अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए कि किस परिस्थिति में ये बात आई है। अगर बोला है तो इसका केस उनको पकड़ करना चाहिए। इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान पर बाबूलाल मरांडी ने भी कड़ी टिप्पणी की है। मरांडी ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन में जरा भी स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटा दे। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो गया है। उधर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने भी कड़ी निंदा की है। अगर हेमंत सोरेन में थोड़ी भी दिल में कोई स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी को तो मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। कि परंपरा रही है महिलाओं को अपमान करने का, आदिवासियों को अपमानित करने का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन जी की भाभी, कम से कम झारखंड की आदिवासी महिला के साथ ऐसा हुआ है, इतना तो बयान आना ही चाहिए था। और इरफान अंसारी से मैं कहना चाहता हूं, आप महाभारत को निमंत्रण मत दो। सोने की लंका जल गई, तुम्हारी तो छोटी सी सत्ता है झारखंड में। सत्ता के लिए ये बिल्कुल गिद्धों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। झारखंड की जनता को सावधान करना चाहता हूं। उधर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इरफान अंसारी का बचाव करते हुए कहा है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इसका वीडियो जो हमने भी देखा, उसमें किसी भी कैंडिडेट पर, किसी व्यक्ति पर कोई सीधा कोई ऐसा बात नहीं है। तो सिंपल बात है कि भाजपा रिजेक्टेड लोगों को ला रही है और वो रिजेक्टेड माल नहीं चलेगा, ऐसा हमको उसमें सुनने को मिला। सीता सोरेन के अपमान को बीजेपी आदिवासी अस्मिता से जोड़कर सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गई है। सत्ता पक्ष सफाई दे रही है, लेकिन इरफान के बयान को आदिवासी समाज सियासी नजरिए से देख रही है या आदिवासी अस्मिता से जोड़कर देख रही है। इसके लिए 23 नवंबर तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। इरफान अंसारी के बयान के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। सियासी बवाल इस कदर कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के नेता इरफान अंसारी से सार्वजनिक तौर पर सीता सोरेन से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इधर अभी तक फिलहाल जो एक बयान सोरेन परिवार की ओर से सामने आया है, शिबू सोरेन के बेटे बसंत सोरेन ने कहा है कि अगर इरफान अंसारी ने इस बात का जिक्र किया या अगर इस तरह की बातें कही हैं तो उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन अगर इस बात पर भी ध्यान देना होगा, पूरी दुनिया जान रही है, पूरा भारतवर्ष जान रहा है कि इरफान अंसारी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और जामताड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब भी सोरेन परिवार की ओर से अगर कहा जा रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक बहुत बड़ा बयान, देखिए पूरे राज्य की महिला अब इस मामले को लेकर, इस बयान को लेकर आक्रोशित है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, महिला मोर्चा की नेताएं, जितनी भी लोग हैं, लगातार इस बात से आक्रोशित है कि इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल के पास भी पहुंचा और एक ज्ञापन सौंपा गया, एक्शन लेने की मांग की गई है। लेकिन कांग्रेस अब भी कह रही है, अब भी बचाव में उतरी हो, ये कह रही है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि सवाल सीता सोरेन को लेकर पूछा गया था और किन शब्दों का इस्तेमाल इरफान अंसारी जी ने कहा, यह आप भली भांति जानते हैं। देखिए, महिला तो कोई भी महिला हो, आम और खास सभी महिला सम्मानित हैं और हम सब अनुशासित लोग हैं, सम्मान करते हैं महिलाओं का। बात आ रहा है डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का बयान पर, तो हमारे जो ST/SC कोर्ट में भी मामला गया है, वहाँ पर भी FIR हुआ है, चुनाव आयोग भी इसको गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने भी जो बयान क्या है सच्चाई, उस बयान को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी, नेताओं ने भी चुनाव आयोग को वह कैसेट को सुपुर्द किया है। हमारे प्रभारी साहब ने भी स्पष्ट किया कि तोड़ मरोड़ को उनकी बयान को प्रस्तुत किया गया है ताकि राजनीतिक किया जाए इस पर।
चलिए विस्तार पूर्वक समझाइए कैसे तोड़ मरोड़ कर, आपको कैसे लग रहा है? वही उसी मैं बता रहा हूँ कि इस पर राजनीति किया जाए। देखिए अगर बयान उन्होंने दिया है, अगर दिया आप कह रहे हैं, अभी देखिए, अभी आपको मैं क्या बताया कि बसंत सोरेन जी क्या बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने बयान दिया है तो माफी मांग लेनी चाहिए। मैं भी यही बात आपको बता रहा हूं कि मैं अभी तुरंत यह कह दूं कि इस तरह के बयान दिया है। अभी हमारे प्रतुल सहदेव जी ने बोल रहे थे कि आरोप लगा रहे थे कैसे, आप देखिए कि बाबूलाल मरांडी जी बंटी बबली की सरकार बता रहे हैं। किसकी सरकार, किसको बता रहे हैं? अपने बानी पर सबको नियंत्रण रखने की जरूरत है। आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, जर्सी गाय बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, विधवा बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सूर्पनेखा बोलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी को तो बंटी बबली बुरा नहीं लगा, मन से कहते हैं कि बंटी बबली हिट करेगा। मैं हमारी बात को पूरा करने दीजिए, हमारी बात को पूरा करने दीजिए कि अगर राजनीति अब राजनीति डॉक्टर इरफान के बयान पर हो रहा है, यह राजनीति हो रहा है। आप अगर मणिपुर की महिलाओं को मणिपुर की महिलाओं को दंगा आदिवासी महिलाओं को घुमा रहे हैं। मणिपुर में पहले आप लोग झारखंड पर कुछ नहीं कहते हैं। जब झारखंड पर सवाल होता है मणिपुर, हरियाणा, तमिलनाडु, चाइना और कनाडा तक आप लोग पहुंच जाते हैं। देश का अंग भी आदिवासी महिला थी, वो भी आदिवासी महिला थी। पहले झारखंड पर बात, उस पर भी बयान देना चाहिए, उसको भी बताना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए ना। मैं झारखंड पर भी अपना बात को रख रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ कि अगर डॉक्टर इरफान साहब ने बयान दिया है तो बयान, मैं तो निंदा कर रहा हूं कि बयान दिए हैं, लेकिन आप क्या कि कैसे जब ये बात आपको स्पष्ट कर दिए कि चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सीडी दिया है, जहां तो सीडी का हो रहा है, चुनाव आपका एसटी-एससी कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है, चुनाव आयोग भी गंभीरता से लिया है। तो हमारा कहने का मेरा मतलब है कि जो इन लोगों का निर्णय होगा वो निर्णय सबको स्वीकारना होगा। लेकिन अभी आपने वह भी आरोप था मंडल मुर्मू साहब पर, तो आप ये बताइए कि डीजीपी 3 दिन पहले चुनाव आयोग ने बदला, डीजीपी चुनाव आयोग ने बदला। डीजीपी आप क्या बोलेंगे इसमें? जेएमएम कहां से आ गया, इंडिया गठबंधन कहां से आ गया? डीजीपी क्यों नहीं सख्त कार्रवाई कर, डीजीपी तो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं जब डुमरी पुलिस ने रोका है और अरेस्ट किया है? निशिकांत दुबे को कौन सूचना दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मिलने जा रहे हैं? किसने सूचना दिया भाई? बांग्लादेशी को लेकर बात करने जा रहे हैं, बीजेपी के लोगों से मिलने जा रहे हैं, जब वह पुलिस यह नहीं बता पा रही है कि किस कारण से उनको गिरफ्तार किए हैं, किस कारण से डिटेन किए हैं, किस कारण से उनको रखे हुए हैं, तो यह बात कैसे बाहर आ गया? तो यह बिल्कुल राजनीति हो रहा है, यह राजनीति हो रहा है। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। 14 वर्षों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में रहा, 14 काम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग गिनती नहीं करा सकते हैं। तो राजनीति करके सत्ता के नजदीक जाना चाहते हैं। इस राज्य की जनता समझती है, इस राज्य की जनता संवेदनशील है, इस राज्य की जनता आने वाले 13 और 20 तारीख को जवाब देगी। हम जनता की अदालत खुला हुआ है, जनता जनादेश देगी। झारखंड के जनादेश में किसके पक्ष में निर्णय आ गए तो ये खैर 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इरफान अंसारी के बयान पर अब भी खुलकर सत्ता पक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा जा रहा, अगर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा। प्रतुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, हम लोगों ने चुनाव आयोग में जो वीडियो, जो पेन ड्राइव में वीडियो दिया है वो अनएडिटेड है। उसमें पत्रकार ने जो ये प्रश्न किया है कि सीता सोरेन जी जामताड़ा में आपके खिलाफ खड़ी हैं, इस बार क्या मुकाबला करीब का होगा, उस पर इन्होंने जवाब देते हुए रिजेक्टेड माल कहा है आदिवासी विधवा को जिन्होंने अल्प आयु में अपने पति को छोड़ा, पति को खोया। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें एक आदिवासी विधवा के लिए, जिसके सबसे पहले तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा साहब, जो बहुत कम उम्र में उनके पति का आकस्मिक निधन हो गया, वरना आज हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री नहीं रहते। गुरुजी के असली राजनीतिक वारिस वही थे, असली झारखंड आंदोलनकारी वही थे। क्या उनके जीते जी इरफान अंसारी जैसे कुत्सित मानसिकता वाले लोगों की इतनी हिम्मत थी कि सीता सोरेन जी जैसी एक आदिवासी विधवा महिला पर इतने घटिया शब्दों का प्रयोग करे? और आयुष, मैंने तो पहले भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने भी पहले कहा था, जब वो मीनाक्षी नटराजन जो राहुल गांधी से बहुत करीबी नेत्री हैं, सांसद भी थी, उनकी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो कहा मीनाक्षी नटराजन 100% टंच माल है। तो ये महिलाओं के लिए माल शब्द का
घटिया शब्दों का प्रयोग करते रहे और अभी भी ये कह रहे हैं अगर, और देखिए सोरेन परिवार की तो बड़ी बहू है, सोरेन परिवार में बड़ी बहू या आदिवासी कल्चर में बड़ी बहू को मां का दर्जा प्राप्त होता है। साहब, मां की अस्मिता पर कुठाराघात किया है मियां इरफान अंसारी ने, और पूरा का पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा, सोरेन परिवार, उनके देवर, उनकी भाभी, उनकी ननद सब चुप है सिर्फ इसलिए कि वो तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति डिस्टर्ब नहीं हो जाए। शर्म करो, ऐसी राजनीति करने से क्या फायदा। सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मुझे पता है क्योंकि आप न्यूज़ 11 छिप छिप के देखा करते हैं। आप में थोड़ी भी अगर नैतिकता बची है तो मां समान बड़ी भाभी का अपमान करने वाले, रिजेक्टेड माल करने वाले इरफान अंसारी को अपने कैबिनेट से बाहर का दरवाजा दिखाइए, ये आपके विशेषाधिकार में आता है। और साहब उसके बाद ये कह रहे हैं, प्रभारी साहब कह रहे हैं कांग्रेस के, अगर ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, कौन सी छेड़छाड़ हुई है? चुनाव आयोग ने एफआईआर करवा दिया, और चुनाव आयोग ने एफआईआर करवाते समय क्या लिखा सीओ ने कि प्रथम दृष्टया यह मामला सही प्रतीत होता है। तो प्रथम दृष्टया जब यह मामला सही प्रतीत होता है तो फिर कौन सा ये बात है, चलिए इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन आज भी आप डिफेंड कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने झारखंड की तमाम आदिवासी महिलाओं की अस्मिता पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। आज आप देखिए सीता सोरेन किस तरीके से भावुक होकर रो पड़ी, आपको उनके आंसुओं का मोल नहीं दिख रहा। इसी तरीके से सीता मैया के आंसुओं ने रावण के लंका राज को दहन किया था, और हमारे मुख्यमंत्री का भी ये जो चल रहा है रावण राज के समान अराजकता का शासन, इसी सीता सोरेन जी के आंसुओं से ये ध्वस्त हो जाएगा। कहते हैं ना, महिला के आंसू बहुत बहुत काम कर जाते हैं अगर आपने उनके दिल को दुखाया है। एक एक आंसू का हिसाब इस प्रदेश के 2,60,00,000 वोटर देंगे, आदिवासी वोटर्स देंगे। और कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस से नैतिकता की उम्मीद नहीं करता। दिग्विजय सिंह ने कैसे शब्दों का प्रयोग किया, मुझे दोबारा करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन सोरेन परिवार, अरे राजनीति छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, वो परिवार की मां समान बड़ी बहू है, उनको कोई रिजेक्टेड माल कह रहा है और उसमें अभी भी आप डिनायल मोड में हैं। आपने तो कोई बयान नहीं दिया। कल्पना सोरेन जी हर एक मुद्दे पर बयान देती हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए सशक्त रहती हैं। उन्होंने भी तो अपनी भाभी के लिए, बड़ी भाभी के लिए एक शब्द नहीं कहा। ये सीता सोरेन जी के आंसू हेमंत सोरेन जी के सरकार के ताबूत पर अंतिम कील साबित होगा। जिस तरीके से आदिवासी महिला का दिल दुखाया, ऐसा रिजेक्टेड माल, एक विधवा को माल कह रहे हैं। कैसी ऐसी तो सड़क छाप भाषा भी हम नहीं सुनते हैं सड़क के लोगों को कहते हुए। ऐसी भाषा का प्रयोग मंत्री इरफान अंसारी साहब ने कहा, और जो बार बार कांग्रेस की प्ली लेती है कि हम तो साहब वो वीडियो का पूरा अंश हम लोगों ने नहीं दिखाया, वीडियो का पूरा अंश देखिए जो हम लोगों ने चुनाव आयोग में सबमिट किया है, उसमें सारा प्रश्न है, उत्तर है। उसके बाद भी आप डिफेंड कर रहे हैं। और मैं फाइनली मंडल मुर्मू को अविलंब रिहा कीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक शहीद के वंशज को आकरण, आप जो आपके प्रस्तावक थे, आपने गिरफ्तार करके थाने में या हिरासत में थाने में रखवा लिया है और पूरे डिनायल मोड में, और जेएमएम का किडनैप हो गया। कौन सा किडनैपिंग का केस साहब? मंडल मुर्मू को सामने लाइए, रिहा कीजिए, वरना भारतीय जनता पार्टी शहीदों के सम्मान में सड़क पर उतरेगी। ये डेमोक्रेसी की हत्या हम किसी सूरत में नहीं होने चलिए बिल्कुल। तो देखिए सीता सोरेन आज फफा कर रो पड़ी। आज बिल्कुल जब प्रेस को संबोधित कर रही थी भावुक हो गई, अपने पति को याद कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे पति आज होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती इन शब्दों का इस्तेमाल करने की। हम फिलहाल सीपीआई का रुख करते हैं। अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी देखिए, मामला अब पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। इतने दिनों में 2-3 बयान सामने आए। इस बयान के बाद जो सीता सोरेन को लेकर अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल इरफान अंसारी के द्वारा किया गया था, उसके बाद भी 3 बयान आए, तीनों अलग अलग बयान। पहले बयान में उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। फिर न्यूज़ 11 भारत के सीनियर रिपोर्टर से जब बातचीत हुई, उस दौरान वो कहते हैं कि मेरे बोलने का संदर्भ कुछ और था। अभी तक माफी वाला कोई बयान नहीं आया है, अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे यह प्रतीत हो कि इरफान अंसारी को बुरा लग रहा हो। और आयुष, एक लाइन में और ऐड करूं कि उन्होंने बेटियों के बारे में भी अमर्यादित टिप्पणी कर दी सीता सोरेन जी। चलिए आप बोलेंगे तो मैं वीडियो सुना दूंगा। नहीं, मैं फिलहाल रुक कर लेता हूं। सीपीआई का अजय जी इस पर जवाब दें। आयुष जी, जिस तरह से इरफान अंसारी जी के बोल आया, जिस तरह से हम लोग यहाँ परिचर्चा कर रहे हैं, हम किसी भी चीज को, दुख को जब कर रहे थे, महिलाओं को कितना ठेस पहुंचता होगा। अगर वो अभी न्यूज़ 11 लगातार अगर देख रही होंगी
तो हम जितनी बार चर्चा करते हैं उतनी बार जनता को ही बताते हैं, उनको ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। तो हमें सोचना ठेस पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए हम न्याय की मांग कर रहे हैं। एक शख्स जो आज झारखंड में किसी पद पर आसीन है, वो अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो चर्चा तो होगी। मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जितनी बार हम बातों को रखते हैं ठेस पहुंचती है। इरफान अंसारी जी जितनी निर्भीकता से बातों करे, मैंने ये शब्द नहीं कहा, ये शब्द नहीं कहा, अगर उनको लगता था तो माफी मांग के पूरे मामले की गंभीरता को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से महिलाओं के अमर्यादित बोल, क्या हमारे भारतीय समाज में ऐसा है या हमारे लोकतंत्र में ऐसा है? क्या हमारे संविधान में किसी राजनेता को यह अधिकार दिया गया है कि जब जिसको जो चीज आइए अमर्यादित बोलिए? ये लोकतंत्र में मुझे चाहिए, हमें चाहिए कि किसी भी दल की नेता हो, नेत्री हो या आम जनता हो, उसके साथ जो मर्यादित बोल हम बोले वो जनता को लगे कि नेता आप अंदर से जो इच्छा पालते हो, लेकिन सामने में जो आपके बोल होनी चाहिए वो जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए, मातृभावना के प्रति समर्पित होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम जनता के प्रति समर्पित हैं, ये समर्पण है आपका। मैं तो कह रहा हूं अगर दुर्गा सोरेन जी जिंदा होते तो सीता सोरेन जी ठीक कह रहे थे। मुझे नहीं लगता कि इरफान अंसारी शब्द का इस्तेमाल भी करते। तो कमजोर लोगों पर जिस तरह से, कमजोर विधवा पर जिस तरह से, कमजोर नहीं है सीता सोरेन, नहीं कमजोर पति के जाने के बाद भी अपने परिवार को, अपने राजनीतिक कमजोर मजबूती से संभाला। उन्होंने कमजोर आग का इरफान अंसारी, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने कमजोर आग के जो शब्दों का इस्तेमाल किया सीता सोरेन के प्रति। अब मैं सुनील सिंह जी से भी कहना चाहूंगा कि पार्टी ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेस पे बोलने पर संयमित करने का काम करे, संयमित होकर बयान दे। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की बात है, ऐसे नहीं तो विद्वेष फैलता समाज में। लोगों को नेताओं के प्रति जो चेष्टा होती है, आस्था होती है, उस पर ठेस पहुंचता है कि महिलाओं के प्रति लोगों का क्या सोच है समाज में, ये दर्शाता है। आप अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, उनका अपमान करने का भी अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। और मुझे लगता है उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए, माफी एकदम मांगनी चाहिए। और मैं एक चीज और बता रहा हूं कि अभी हमने कहा कि बरहेट से जो मुर्मू जी चले हैं, 1857 की जो विद्रोह था, नहीं 1857 में हमारे इतिहास में कि सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था हमारा 1854 से शुरुआत हुई थी। उसके नायक के वंशज हैं। तो ये अंग्रेजों का राज नहीं है कि जो यहाँ पुलिस किसी को भी किसी कारण से अरेस्ट कर लेगा, बिना कारण से आपने अरेस्ट करके छोड़ दिया। ये अंग्रेजी याद, हुकूमत की याद दिलाई, जिस तरह का उन्होंने व्यवहार किया डुमरी थाना ने। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों का राज ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में डीजीपी को भी अधिकार है, डीजी को भी संज्ञान है, उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। अभी कभी उनको सस्पेंड करना चाहिए बिना कारण, अगर किसी को गिरफ्तार किया गया हो तो। देखिए, इस पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आई है, फटकार लगाई गई है पुलिस अधिकारियों को। हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बाकायदा हम पूरी तरह से हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। फिलहाल संजय रंजन जी का रुख करते हैं। संजय जी, फिर वही बात सामने आ रही है, इरफान अंसारी माफी मांगने को तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन जी की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं है। माना एक परिवार में कई लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा होता है, लेकिन परिवार तो परिवार होता है। अपने परिवार के लिए अभी तक एक शब्द का जिक्र हेमंत सोरेन जी ने नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इरफान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक, तमीज। इन्होंने इन तीनों शब्दों की धज्जियां उड़ा दी। इरफान साहब मंत्री हैं, राज्य सरकार में मंत्री हैं, तो जब एक मंत्री बोलता है तो माना जाता है सरकार बोल रही है, सरकार की वाणी है, सरकार का आदेश है, उनमें एक हुक्म का भाव होता है। उन्होंने जो टिप्पणी की वो स्त्रियों की मर्यादा के विरुद्ध है, इसमें कोई संदेह, कोई शक नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो भाई सुन लो, अनएडिटेड जो वीडियो है उसको सुन लो, और सुनने के बाद प्रतिकार करो, भर्त्सना करो, और उनको कहो कि तुम सार्वजनिक रूप से माफी मांगो। ये कौन सी बड़ी बात है? किसी भी पार्टी के लिए सुखद नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि हम विपक्षी पार्टी के दो
यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए, तो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बहुत दुखद है। ये बताता है कि आज भी जो भारतीय जनतंत्र है वो दरअसल पुरुष मानसिकता के गिरफ्त में है, और आज भी आजादी की जो ये दूसरी लड़ाई है वो जारी है। और आजादी की दूसरी लड़ाई यही है कि महिलाओं को बराबर का हक, बराबर का हुकूक और अधिकार मिले। इनकी संपन्नता में दिखने वाली आंतरिक विपन्नता का ये प्रतीक है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसके लिए मतलब हम में से कोई ये राजी नहीं होगा कि इनको माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये स्वयं में सरकार हैं, और सरकार ऐसी वाणी अगर बोलती है तो बच क्या जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हम सोहदों की भीड़ में हो, जी फब्तियां सुन रहे हो। महिलाएं इन्हीं फब्तियों का प्रतिकार करती करती आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंची हैं कि आज वो चुनाव लड़ती हैं। जी। और हेमंत सोरेन साहब का जो परिवार है, सोरेन साहब का जो परिवार है, ये परिवार राजनीतिक रूप से अगर देखें तो झारखंड का प्रथम परिवार है, और उस परिवार की प्रथम बहू हैं जी आदरणीय सीता सोरेन जी। वसंत सोरेन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, और वाकई ये की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आदरणीय हेमंत सोरेन साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए। संजय जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना, बसंत सोरेन जी ने तो कह दिया कि चलिए ठीक, अगर कहा है तो उन्हें खेद प्रकट करना। ये सवाल उनके परिवार का सिर्फ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हेमंत सोरेन जी ने जी अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर उन्हें जानकारी नहीं थी, चलिए हो सकता है कि चुनावी कामकाज नहीं, मैं चलिए एक पल के लिए मान भी लिया कि उन्हें जानकारी नहीं होगी, वीडियो सुन लेते, वीडियो सुनने के बाद एक्शन लेते। आपके परिवार के खिलाफ बोला गया है, आपके परिवार की एक शख्सियत के खिलाफ इतना भद्दा टिप्पणी किया गया, तो इस पर आप तो कुछ कह ही सकते थे। कुछ अर्सा पहले तक वो उसी परिवार की बहू थी, वो उसी परिवार की प्रतिनिधि थी, उसी परिवार से विधायक थी जी। किन्हीं कारणों के कारण किसी कारणवश वो आज भाजपा की उम्मीदवार हैं। इसका मतलब यह नहीं है राजनीति में परिवार की मर्यादाएं इतनी संकुचित हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या। मुझे लगता है कि ये नारी की अस्मिता का प्रश्न था। जी बिल्कुल। और ये जो संसार की जो पूरी राजनीति है वो नारी की जो सत्ता है, आंतरिक सत्ता, उसके ही लिए तो ये सारी लड़ाई चल रही है। आज जब कमला हैरिस अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ रही हैं तो हम बड़े गौरवान्वित होते हैं, और हम कहते हैं कि देखो भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही है। जी। हम यही प्रश्न इस संदर्भ में रखकर देखते हैं तो भीतर ग्लानि से अंतर्मन भर जाता है। जी। ऐसा लगता है कि एक तरफ उस गौरव को हम भुनाने की कोशिश करते हैं, और हम ये कहते हैं कि दुनिया की राजनीति में हम भारतीयों का और हम भारतीय महिलाओं का हस्तक्षेप इतना बड़ा और व्यापक हो गया है, और दूसरी तरफ इस तरह की टिप्पणी, और वो भी सार्वजनिक टिप्पणी, ये बिल्कुल अमर्यादित है, अशोभनीय है और क्षमा के लायक नहीं है। बिल्कुल। देखिए, एक समाज के तौर पर भी कहीं ना कहीं हम हार से गए। आज प्रेस को संबोधित करते हुए सीता सोरेन जी जिस तरह से भावुक हुई, और बकायदा अगर हम कहें तो वो रो पड़ी और फफक कर रोई हैं। सवाल ये है, हजारों साल पहले एक घटना घटी थी जी, और युधिष्ठिर जैसे और भीष्म जैसे प्रतापी जो योद्धा हैं वो चुप रह गए थे। समाज ने आज तक उनको माफ नहीं किया है। चलिए, तो यही जो प्रश्न है सत्ता के समक्ष में रखता हूं कि जो आज सत्ता में है, क्या इतने संकुचित, इस तरह से संकुचित दीवारों से घिर गए हैं कि एक बहू के प्रति, एक स्त्री के प्रति, इस समाज के लिए लड़ती हुई एक प्रतिनिधि के प्रति की गई इतनी अमर्यादित टिप्पणी पे वो मौन रह जाएंगे? चलिए, मौन तो हैं अभी तक। फिलहाल लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि इरफान अंसारी ने ये कहा, किसी पार्टी का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा। हम खुलकर कहते हैं कांग्रेस पार्टी मरोड़ा गया है तो उनको चिन्हित कीजिए।
और उनको दंडित कीजिए। लेकिन संजय जी, प्रतुल जी, इस बीच इरफान अंसारी का एक और बयान सामने आया। ये आज का बयान है, आपको सुनाएंगे। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी रविवार को जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाला है, माफी नहीं मांगा है। इरफान ने कहा कि बीजेपी ने वीडियो में छेड़छाड़ कर साजिश रची है। मैंने सीता भाभी का नाम नहीं लिया है, फिर भी मेरी भावनाओं से वो आहत हुई हूं, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर चलिए ठीक है, पहले बयान सुन लेते हैं। हम यहाँ रो दें और जनता आपको वोट दे देगी। जो वोट देगा तो पहले सोचेगा। आज आपको हमारे भाई जो इस दुनिया में नहीं है, दुल्ला सोरेन जी की याद आ रही है। लोकसभा में नहीं रोए थे आप, रो देते आप। आज यहाँ क्यों रो रहे हैं आप? जनता नहीं देख रही है क्या? मत कीजिए, मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। अगर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भाभी, तो भी मैं कहता हूँ भाभी जी हमको माफ कर दीजिए आप। चलिए खत्म कीजिए मुद्दा को। ये ड्रामाबाजी जनता चलिए अंतिम में उन्होंने कहा अगर, चलिए माफी तो मांगा है, लेकिन अगर आहत हुई हैं तो माफी मांगता हूं। 4 बयान इरफान अंसारी के, चारों में अलग अलग बात। पहले बयान में तो उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया अब उस पर चर्चा हो रही है और उस बात को लेकर सभी लोग आक्रोशित है। दूसरे में ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ कहा नहीं था। तीसरे में ये कहते हैं कि मैंने उस संदर्भ में नहीं कहा था। आज चौथे में कहते हैं अगर मेरे बात से आहत हुई हूं, मैंने नाम नहीं लिया था। चलिए नाम आपने नहीं लिया था, नाम पत्रकार ने लिया था। सवाल आपसे पूछा गया था कि आपके प्रतिद्वंदी है सीता सोरेन, आपके विपक्ष में खड़ी हैं, विरोध में खड़ी हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? फिर आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया इरफान साहब, ये पूरी दुनिया जानती है। हम कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनील जी, माफी मांगा है, लेकिन इस माफी को कैसे देखा जा सकता है? माफी को कैसे देखा जाएगा? माफी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सीता भाभी को अगर हमारे बयान से, हमारी टिप्पणी से तकलीफ पहुंचा है तो हम माफी मांगते हैं। तो स्पष्ट कर दिया कि हम। तो ये भी तो कहा कि मैं रो दूंगा तो वोट मिल जाएगा, ये भी तो तंज था। अब उनका तंज था। देखिए, अब व्यक्तिगत रूप से आपने देखा होगा कि आदरणीय सीता सोरेन जी जब लोकसभा चुनाव हारी थी तो सुनील सोरेन पर आरोप लगाई थी, लुइस मरांडी पर आरोप लगाई थी, निशिकांत दुबे पर आरोप लगाई थी, रणधीर सिंह पर आरोप लगाई थी। तो आप उस सब बात जब इन पर बहुत आरोप लगाई थी, बहुत आयुष जी जो है ना कि हम अगर इस तरह की बातें, उन्होंने माफी मांग लिया, लेकिन यह भी भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि 2015 में बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो भाजपा के, उन पर भाजपा की नेत्री ने बलात्कार और यौन शोषण का आरोप लगाया और लगातार 3 वर्षों तक बर्दाश्त में संरक्षण दिया और FIR नहीं होने दिया। हाई कोर्ट ने गंभीर संज्ञान लिया, तब जाके 2018 में FIR होता है और तब जेल होता है। तो यह भी बात भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि महिलाओं को कितनी सम्मान करते हैं, कितना सम्मान करना जानते हैं। यह बात तो नहीं बताएंगे। इसी झारखंड की धरती पर मुख्यमंत्री बर्दाश्त संरक्षण में इस तरह की घटना घटी है। तो इनकी कथनी और करनी में वोट लेने की मैं बार बार यह बोलता हूं कि हम सभी कांग्रेस जन अनुशासित हैं, संयम रखते हैं, धैर्य रखते हैं, हर मां बहन को सम्मान देने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश की 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने ही इस देश के लोकतंत्र में समानता का अधिकार देने के लिए बड़ा बड़ा आवाज उठाती रहती है। तो हम महिलाओं का अपमान कभी नहीं करते। अपमान कहां से किया जाता है, इसका भी लंबी फहरिस्त है इस भारतीय जनता पार्टी के लिस्टों में। मैं अभी बता रहा हूं कि अभी जो नई मंत्रिमंडल भारत सरकार का बना हुआ है, उस मंत्रिमंडल में 28 लोगों पर गंभीर आरोप है, जिसमें 28 मंत्री पर, जिसमें 5 मंत्री पर यौन शोषण का गंभीर मामला भी उन पर आरोप लगा हुआ है, आरोप है उन पर। मैं स्पष्ट कर दूंगा, लगा हुआ आरोप है। तो इस बात साक्ष्य लेकर आए और बातें साक्ष्य लेकर आऊंगा। मैं जो समारोह पत्र में साक्ष्य है मैं कल लेकर दिखा दूंगा। कल हम साक्ष्य के साथ आएंगे। आज संजोग से हम साक्ष्य नहीं लाए। चलिए ठीक है, जब उस पर बात होगी तो। लेकिन इस बयान को आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? मतलब कहते हैं कि अगर मैं रो दूं तो वोट मिल जाएगा। अब चलिए ठीक है, उसके बाद बार बार आयुष जी डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान को दिखलाने का मतलब जो है, अब बार बार हमारे भाजपा के साथी क्या बोल रहे हैं, भाई मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, सारा राज्य समझ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह की हथकंडा अपनाना चाहते हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। अगर इरफान अंसारी स्पष्ट किया
कि अगर सीता भाभी को मेरी टिप्पणी से, मेरी बयान से अगर हमने गलत बोला है तो हम माफी चाहते हैं। अब तो माफी मांग लिए, अब माफी मांग लिए, चलिए माफी मांग लिए। भारतीय जनता पार्टी इस माफी को कैसे देख रही है, रुक कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के रूप में देखेगी। चलिए भाई सुनील जी ने बोल लिया तो मैं बोलूं? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं सुन रहा था कांग्रेस का ये आरोप कि 5 मंत्रियों पर ऐसे आरोप लगे। सुनील जी मैंने आपको बीच में नहीं टोका, इसलिए मैं यही मर्यादा की उम्मीद करता हूं। देखिए चैनल में शूट एंड स्कूट, दागो और भागो नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आप बोले नहीं, जिस दिन आपके पास साक्ष्य है तब साक्ष्य के साथ बोले। जब मैं कहता हूं सरना धर्म कोड को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया था 2014 में, तो मैं साक्ष्य दिखाकर कहता हूं। जब मैं कहता हूं कि 1990 के सितंबर में राजीव गांधी तत्कालीन प्रतिपक्ष नेता ने मंडल कमीशन का पॉइंट पर पॉइंट विरोध किया था और इसे देश को बांटने वाला कहा था, तब मैं साक्ष्य दिखा देता हूं। उस समय के लोकसभा के उस दिन के प्रोसीडिंग के मिनट्स को मेरे पास टैब में है। जो बोलता हूं मैं साक्ष्य के आधार पर बोलता हूं। देखिए जो तंदूर कांड से जिस कांग्रेस के यौन शोषण की कौन भूल सकता है, नैना सानी हत्याकांड तंदूर में झोंक दिया था युवा कांग्रेस के नेता ने, और कौन भूल सकता है कांग्रेस के नेता का वो वायरल वीडियो जब वो रशिया के क्लब में क्या करते दिखे थे। देखिए तमाम तरह की चीजें। आज बड़ा मुद्दा है सीता सोरेन जी का, और इरफान अंसारी को आज भी शर्म नहीं आई। आज भी वो कह रहे हैं कि आंसू से वोट मिलता है, तो आपकी नौटंकी से वोट मिलता है। आपके रिजेक्टेड माल कहने से एक आदिवासी बेटी को आपको वोट मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस आदिवासी ने आपके रिजेक्टेड माल जैसे शब्द सीता सोरेन दीदी के बारे में सुना होगा, क्या दोबारा आपको वो कभी आपका चेहरा देखना पसंद करेगा? आपने आदिवासियों की अस्मिता पर प्रश्न उठाया। आदिवासी में बेटियों का स्थान बहुत बड़ा होता है, और कुछ आदिवासी ट्राइब्स में जो बेटियां हैं वो बारात लेकर जाती हैं दूल्हों के घर पे। तो ये हमारे यहाँ महिलाओं को इज्जत है आदिवासी समाज में। और मियां इरफान अंसारी ने एक बार फिर से आदिवासी अस्मिता को ललकारा है, और आज तो उन्होंने उनकी बेटियों के बारे में भी अभद्र टिप्पणी कर दी, उनकी बेटियों के बारे में भी तरह तरह का लांछन लगा दिया, और स्पीकर के पुत्र के साथ तरह तरह की बातें कही जो मैं चैनल में रिपीट नहीं कर सकता हूं। तो एक चीज के लिए माफी मांगे, और 4 दिन में 4 तरह का रंग बदलता है मियां इरफान अंसारी आपका। किसी दिन कहते ये बयान मेरा नहीं है, किसी दिन फिर कहते तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, किसी दिन कहते साहब कुछ और बात है, और चौथे दिन कहते मैं माफी तो मांग रहा हूं लेकिन अगर ऐसा बयान है, अरे साहब इलेक्शन कमीशन में जाकर वो रिपोर्ट देख ले, मुझसे मंगवा ले वो अपने पेन ड्राइव पे जो वीडियो हम लोगों ने सबमिट किया है। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन कमीशन के अंदर सब जुडिस मैटर है तो वो शायद हम शेयर नहीं कर पाए। उसमें पत्रकार के जवाब में इन्होंने रिजेक्टेड माल कहा। एक आदिवासी विधवा बेटी को जो निरंतर पति के निधन के बाद संघर्ष करिए। क्या इरफान साहब आपको यह भी पसंद नहीं कि एक आदिवासी महिला अपने पति के निधन के बाद अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करे? उन्होंने तो कहा था मैंने अपनी बेटियों को खुद पाला, मुझे सोरेन परिवार ने दरकिनार कर दिया था, पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल सब तरीके से असक्षम महसूस कर रही थी। विपरीत परिस्थितियों में जिस आदिवासी बेटी ने संघर्ष करके अपनी बेटियों को इस लायक बनाया कि वो आज तरह तरह की पढ़ाइयां कर रही हैं, कोई मेडिकल में है, कोई सामाजिक जीवन में है, कोई और अच्छी पढ़ाई कर रही है, और सीता सोरेन जी ने खुद के लिए नाम बनाया। तो आप उस आदिवासी विधवा पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और आज आप माफी मांग रहे हैं कंडीशनल। अगर मैंने कहा आपकी याददाश्त इतनी खराब हो गई है, और ये तो पुराने इरफान अंसारी है ना, ये तो जाने जाते विवादास्पद बयान के लिए। इन्होंने एक योग प्रशिक्षिका के बारे में उनके कपड़ों को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी की थी कि मैं आपके नेशनल चैनल में उन शब्दों को रिपीट नहीं कर सकता। वो वीडियो भी मेरे पास है, उन्होंने क्या कहा था। चलिए, लेकिन वो मर्यादा के तहत है। मैं आज भी कह रहा हूं इरफान अंसारी ने जो कहा, ये पूरा आदिवासी समाज झारखंड का कोल्हान से संथाल तक मर्माहत है, आहत है, और ये पूछ रहा है कि क्या एक आदिवासी बेटी का यही गुनाह था कि उसने आदिवासी परिवार में जन्म लिया? पति की मौत के बाद वो विधवा संघर्ष कर रही थी अपनी बेटियों के साथ अपनी सामाजिक पहचान के लिए, और उसके लिए आप रिजेक्टेड माल जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और माफी भी मांग रहे हैं कि अगर मैंने कहा, और फिर आंसू का फांस उड़ा रहे हैं। महिला के एक औरत के आंसू कहते हैं ना, औरत के आंसू बड़े बड़े साम्राज्य को विध्वंस कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए, और इरफान अंसारी माफी मांगना सीता सोरेन ये प्रतीत करवाना कि मैं माफी मांग रहा हूं, शायद इसमें अंतर होता होगा। अब अलग अलग चश्मे से लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। सीपीआई का रुख करते अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, पहले ये कहना कि अगर मैं रो दूं तो वोट मिल जाएगा, फिर कहते हैं कि अगर मेरी बातों से आहत हुई हूं तो मैं माफी मांगता हूं। इस माफी को सीपीआई कैसे देख रही है? देखिए, मेरी तो स्पष्ट समझ है कि माननीय मुख्यमंत्री को
सीता सोरेन या अपने परिवार की तरफ से ना देखें, वो देखे कि आदिवासी झारखंड के एक आदिवासी बेटी के साथ जिस शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो आगे आए निकल के और इस पर पहल करके अपनी जवाबदेही को तय करे कि इस तरह की घटनाएं झारखंड में पुनरावृत्ति ना हो और आदिवासी महिलाओं के साथ ओछी राजनीति और ओछी क्या बोलते कोई बातें या जिस तरह सब शब्दों का वो नहीं हो। इसे माननीय मुख्यमंत्री को आगे इस पर जवाब देना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री को आकर इस पर जवाब देना चाहिए। संजय रंजन जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, माफी मांगनी गई, बकायदा आपने बयान सुना है, आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? मैंने कहा ना कि ये स्तब्ध हो जाता है आदमी जब इस तरह का बयान कोई मंत्री देता हो, तो सुनने वाला व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। उसको लगता है कि क्या नैतिकता इस कदर परास्त हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है अब, और अगर कुछ शेष नहीं है तो फिर इस राजनीति का क्या लाभ? पॉलिटिक्स का मतलब ही है, राजनीति का मतलब ही है राजकाज चलाने के लिए सत्ता हासिल करना। तो राजकाज में आप हैं जनाब, जब आप राजकीय सत्ता है आपके पास, तो किस दंभ में डूबे हुए हैं कि आपके मुंह से ऐसी ओछी टिप्पणी निकल जाती है? ये अमर्यादित है। चलिए, अमर्यादित है। इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। कहा जा सकता है कि आज इरफान अंसारी जी ने माफी मांगा है, लेकिन अगर शब्द का इस्तेमाल कर माफी मांगा है, आंसुओं को लेकर कहा है कि अगर मैं रो दूं तो मुझे वोट मिल जाएगा क्या, आंसुओं के बारे में जिक्र करके माफी मांगा है। अब इस माफी को राजनीतिक चश्मे से राजनीतिक पार्टियां कैसे देखेंगी, झारखंड की महिलाएं कैसे देखेंगी, ये तो खैर बात का विषय है। लेकिन आज इरफान अंसारी ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी है। निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित कराने वाले राज्य के 3 वरिष्ठ IAS IPS अधिकारी अचानक क्यों सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के निशाने पर आ गए हैं? आखिर क्यों खुद अपने ही कैडर के अधिकारी सत्ताधारी दल की आंखों में चुभने लगे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। अधिकारियों पर जेएमएम ने लगाया दाग। के रवि कुमार पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप। IG होमकर और ADG अभियान लाटकर पर भी आरोप। तीनों वरिष्ठ अधिकारी ईमानदार और बहादुर। कई वीरता पुरस्कार जीत चुके हैं होमकर और लाटकर। चुनाव में अधिकारियों की शिकायत का मतलब क्या? क्या चुनाव में डर गई है जेएमएम? क्या झारखंड की सत्ता खोने का है डर? के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कई जिलों के DC रह चुके हैं, कई विभागों के सचिव, पिछले करीब 3 सालों से राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए वाहवाही लूट चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव के नोडल पदाधिकारी और राज्य के IG अभियान AV होमकर और कई वीरता पुरस्कार जीत चुके ADG आनंद लाटकर अचानक सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की आंखों की किरकिरी कैसे बन गए? जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इन तीनों पदाधिकारी को अविलंब हटाने की मांग कर डाली। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है और इसके प्रभावित करने में जिनके ऊपर दारोमदार राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी, वो किस तरह से संलिप्त, जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन पर जबरन दबाव दिया जा रहा है। हमने मांग किया है इन तीनों पदाधिकारियों को तत्काल अपने पद से विमुक्त कर दिया जाए। कहावत है कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए अधिकारी चुनाव के नतीजे से पहले ही आहट जान जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अधिकारियों ने भांप लिया हो राज्य में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, या यह भी हो सकता है कि यह तीनों पदाधिकारी निष्पक्ष रूप से अपना काम करने की कोशिश कर रहे हों और यह बात सत्ताधारी दल को नहीं पच रही। बीजेपी का तो कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हताश और निराश हो गई है, इसलिए पदाधिकारी पर ही आरोप लगा रही है। जनता की अदालत में जनता के कटघरे में खड़े हैं और जनता इनसे सवाल पूछ रही है, तो इस हताशा में वो अधिकारी पदाधिकारियों पर आरोप लगाने का काम करें कि ये लोग नर्वस हो चुका है और क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको कल परसों बताऊंगा। और कुछ स्टोरीज है
हेमंत सोरेन जी क्या कर रहा है उसका बारे में मैं 2 दिन का बाद और कुछ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये लोग पूरी तरह बखला गया है, पूरी तरह वो लोग मान चुका है कि हम चुनाव हारने वाला है। झारखंड के इतिहास में यह पहली घटना होगी जब एक सत्ताधारी दल के किसी प्रवक्ता ने राज्य के ही अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से उन्हें फौरन हटाने की मांग भी कर डाली है। जनता में यह पत्र और यह मांग चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो आखिरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशानी क्यों हो रही है? एक आईएएस अधिकारी, 2 आईपीएस अधिकारी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? उनके ही कैडर के अधिकारी जिनके बारे में तारीफों के पुल बांधते थे अब से 1 महीने पहले तक, अब उन पर सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों उठा रही है? हम रुक करते अपने अतिथियों का। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आंखों में खलने लगे हैं, 2 आईपीएस अधिकारी भी खलने लगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा को परेशानी क्यों हो रही है? आखिरकार के रवि कुमार पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है? सुनील जी देखिए, भी विषय बहुत गंभीर है और चुनाव का समय है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है आयोजित चलता है। ठीक है, राजनीतिक दलों में चलेगा, लेकिन आप अधिकारी पर सवाल उठा रहे हैं। जब बातें अभी मैं आपको बताया कि चुनाव आयोग ने अभी झारखंड के डीजीपी को अजय कुमार जी को बनाया है, आदरणीय अजय कुमार जी को बनाने के बाद में अभी तो पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के अंतर्गत आ रहा है। पूरा सिस्टम चुनाव आयोग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में सरकार सिर्फ कहने का होता है, पूरा चुनाव आयोग के माध्यम से ही सारा कुछ राज्य में चुनाव को जब तक सफलता के साथ न करा लिया जाए, पूरी जिम्मेवारी चुनाव आयोग को होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हुआ होगा, कुछ बातें ऐसी आ रहा है कि अभी जेएमएम के प्रवक्ता या बोली इंडिया गठबंधन के हमारे बड़े नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, जिन्होंने बड़ा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से बता रहे थे, बोल रहे थे कि हमारे, यह तो उन्होंने नहीं कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की एक ऐसा साजिश रचा जा रहा है इस राज्य में पदाधिकारियों के द्वारा। के रवि कुमार पर इसलिए इस बातें आ रही है कि अभी तक आपने हमारे भाजपा के साथी ने बताया कि क्यों डिटेन किया गया मंडल मुर्मू जी को। सही बात है कि क्यों डिटेन किया गया, क्यों उनको हिरासत में लिया गया, किस कारण से लिया गया, अभी तक बात स्पष्ट नहीं हुआ है। तो इसमें हम सरकार से ज्यादा यहाँ के झारखंड के डीजीपी, चुनाव आयोग, जो उनको संज्ञान में लेकर जल्दी से उनको हिरासत से बाहर करनी चाहिए, जो स्वतंत्रता के एक महानायक परिवार से आते हैं, जो 1857 से पहले जो 54 में स्वतंत्रता का यहाँ से बिगुल फूका गया, अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा बिगुल फूका गया सिद्धू कानू मुर्मू परिवार के द्वारा, उस परिवार के एक वो अभिन्न सदस्य हैं। और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन पर कभी किसी तरह की कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। यह बहुत दुखद बात है। इसीलिए इस तरह की बातें उठ रही है कि भाई उनको पहले छोड़ दिया जाए। और गंभीरता के साथ में मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सुप्रियोदा बोले हैं उस पर मेरा कोई टीका टिप्पणी करने का मैं नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। एक अधिकारी जिन्होंने चुनाव संपन्न कराया और रिकॉर्ड रहा, लोकसभा चुनाव के दौरान पहली बार झारखंड में किसी चुनाव के दौरान ऐसा हुआ कि एक भी गोली नहीं चली, खूब पीठ थपथपाया गया। अब उसी अधिकारी को लेकर बयानबाजी झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू कर दी है। प्रतुल जी देखिए, हम तो बहुत कुछ कहेंगे, भले ही सुनील जी कुछ ना कहें, क्योंकि हमारी गहरी आपत्ति है जी। भाई, अधिकारियों को अब टूल किट क्यों बना रहे हैं? और अधिकारियों को टूल किट बनाते हैं, बाद में उन्हीं पे आरोप लगाते हैं। और इन जो 3 अधिकारियों पे आपने आरोप लगाया, लोकसभा चुनाव तो इन्होंने बड़े सफलतापूर्वक किया। आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, झारखंड में अभी भी सारंडा जैसे जगह है। मैं लातेहार में आता हूँ, लातेहार का सरजू जैसा जंगल है, लोहरदगा का पेशरार जैसा जंगल है, कठाई कुंड का संथाल में जंगल है, गिरिडीह का पारसनाथ का रेंज है, जहां आज भी चाईबासा की बात करें, टेबो घाटी और वो तमाम क्षेत्र, नक्सलियों के अभी भी वहां पर आपको लोग मिलेंगे। उसके बावजूद कितनी अच्छी प्लानिंग थी पुलिस के द्वारा, और ये हेडक्वार्टर थे, उसमें एक आईजी अभियान थे। इन लोगों ने जरा सा कहीं भी किसी तरह की हिंसा नहीं होने दिया आयुष।
और इतना अच्छा चुनाव किया कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त ने इन पूरे पुलिस की पीठ थपथपाई 3 अधिकारियों के विशेष करके, क्योंकि उसमें से एक नोडल अधिकारी भी थे। और आज कन्वीनियंस की राजनीति के अनुसार, आपको पता है आयुष, जो मीडिया में चल रही खबरें उसके अनुसार क्या हुआ, जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे, हेमंत सोरेन जी को अपने प्रस्तावक पर से विश्वास हट गया। उनको लगा ये किसी दूसरे राजनीतिक दल के शरण में जाकर मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने। और ऐसे भी आप देखेंगे, अगर दुमका में हेमंत सोरेन जी का ट्रैक रिकॉर्ड, में बस 1 मिनट लेता हूं, दुमका इनकी परंपरागत सीट थी, पिताजी भी लड़ते थे, ये भी लड़ते थे। 2014 के चुनाव में ये लोई मरांडी जी से हार गए। 2005 के चुनाव में निर्दलीय स्टीफन मरांडी जी ने हेमंत सोरेन जी को हराया था। और हेमंत सोरेन जी तीसरे नंबर पे रहे थे, पहले दूसरे पे नहीं, तीसरे नंबर पे। उसके बाद 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन जी 14,000 वोटों से दुमका से जीते। अगले उपचुनाव में 7,000 वोटों से उनके भाई बसंत सोरेन जी जीते, तो मार्जिन आधा होता गया। मुख्यमंत्री को लगने लगा कि दुमका अब सेफ सीट नहीं है, उन्होंने बरहेट की छलांग मार दी और बरहेट से 2 बार से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बरहेट में 10 वर्षों से मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, पिछले 5 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। आज भी एक सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस नहीं है, आज भी एक नोडल जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की बात छोड़िए, कंपाउंडर्स नहीं जाते हैं। आज भी वहां जब डायरिया फैलता है तो सिविल सर्जन की टीम को लेकर जंगल के रास्ते पहाड़ पर जाना पड़ता है, लाशें दलदल में फंसी रहती हैं, 2 दिन बाद उनको निकाला जाता है। आज भी वहां की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सबसे खस्ता हाल बरहेट में है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्षेत्र है बरहेट, वहां उनको डर सता रहा है इस बार। और ये जो डिटेंशन हुआ है या अरेस्ट जो भी कहें मंडल मुर्मू का, इसी डर से हुआ है कि कहीं वो प्रत्याशी हो गए तो दुमका वाली स्थिति इनके लिए बरहेट में भी नहीं हो जाए, कहीं ये बरहेट से भी नहीं हार जाए और फिर दुमका और बरहेट के बाद कोई नया सीट खोजना पड़े। हमें तो ये भी सूचना मिली है कि बरहेट के अलावा भी मुख्यमंत्री जी का जो कॉकस है, उनकी मित्र मंडली एक और सीट पर नॉमिनेशन की सोच रही है। क्योंकि अगर मंडल मुर्मू किसी भी राजनीतिक दल में, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, अगर उससे चुनाव लड़ने की सोचते हैं ना, तो एक शहीद का वंशज ना मुख्यमंत्री जी को याद दिला देगा कि क्या होता है शहादत पुरखों की और क्या होता है झारखंड आंदोलन को बेचना, दोनों के बीच का अंतर। मैं फाइनली रैप अप कर रहा हूं आयुष, कि जो दोनों अधिकारियों को उन्होंने किया, इसलिए किया कि जैसे ही चुनाव आयोग के संज्ञान में यह मामला आया, चुनाव आयुक्त मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया, जवाब तलब किया। अभी भी तो कुछ जिले के अधिकारी, थाने के अधिकारी इस सरकार के टूल किट है। डीजीपी को चुनाव आयोग के आदेश पर बदल दिया गया, पर वो भी कैसे बदला गया? राज्य सरकार ने 3 लोगों का पैनल भेजा और उस 3 में से एक को चुनाव आयोग ने सेलेक्ट किया। तो अभी भी जो टूल किट बनकर हैं, उसके बाद ये भी खबरें आई है, मैं अपुष्ट खबरें कह रहा हूं, कि उसके बाद जो नोडल अधिकारी हैं होमकर साहब और डीजी हेडक्वार्टर है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया कि किस बात पर डिटेन किया गया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सारी खींच थी इन अफसरों पर इस बात पे थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शहीद का बेटा कैसे चुनाव लड़ने की सोच भी सकता है। हालांकि ये मीडिया में कयास है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन क्या साहब, एक प्रस्तावक का सोचना गुनाह हो गया? क्या एक शहीद का वंशज चुनाव नहीं लड़ सकता? क्या यह मलकियत अधिकार सिर्फ सोरेन परिवार को है? क्या एक साधारण आदिवासी के बेटे को नहीं है? एक साधारण आदिवासी का बेटा बना था ना 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन, उनको इन्होंने बेइज्जत करके सत्ता से उतार दिया। विधायक दल की बैठक बुला ली बिना मुख्यमंत्री की सहमति के, आनन फानन में इस्तीफा करवाया गया। तो सोरेन परिवार के बाहर कोई भी लगातार इसी तरीके का इनके नाराजगी का शिकार होता है, जिनके बदौलत आज खुले तौर पर झारखंड कह सकता है और खुले मंच से झारखंड कह सकता है कि हमारे राज्य में नक्सल विरोधी जितने भी कार्रवाई हुई है उसमें आईजी अभियान का बड़ा योगदान रहा। आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर के डीजी का भी, जी, पुलिस हेडक्वार्टर के डीजी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने देखा है कि कैसे अगर हम बात कर ले सारंडा के जंगलों में किस तरह से कार्रवाई हुई और लगातार नक्सलियों पर शिकंजा कसा गया है। आप तो खूब पीठ थपथपाते थे। आयुष, एक फाइनल लाइन, कोई एडवर्स एंट्री इनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इतने दिनों के करियर में नहीं हुई, नहीं तो इनका प्रमोशन नहीं होता। जी बिल्कुल। और उसके बाद आज जब अब खबरें तो बहुत तरह से सामने आती हैं, खबरें ये आ रही थी कि कई तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई, जिसे लेकर शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुरा लगा हो। अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाह रहा है तो राजनीतिक दल को बुरा लग रहा हो,
शायद हो सकता है ऐसा, और राजनीतिक दल के आंखों में खटकने शुरू हो जाएं ये अधिकारी। फिलहाल हम सीपीआई का रुख करते हैं। अजय जी देखिए, अलग अलग बातें होती हैं। हम अभी चर्चा कर रहे थे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के, ठीक है, राजनीति में हार जीत सब कुछ होता है। अधिकारी अपना काम करते हैं। अधिकारी जब काम करते हैं पूरे राज्य में कैसे विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष संपन्न हो, इसको सुनिश्चित करने की हर बार के रवि कुमार कोशिश करते हैं। उन्हीं को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जनता की नजर में क्या इमेज झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाना चाहती है? देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सवाल उठाया के रवि कुमार जी पर, मुख्य निर्वाचन है, अगर इनको कंप्लेन था तो मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली के पास जाना चाहिए था, वहां बात को उठाना चाहिए था, क्योंकि ये उनके निर्देशों पर काम कर रहे हैं। और निष्पक्षता कब होती है चुनाव में, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। अगर के रवि कुमार मुर्मू जी के लिए नहीं खड़े होते तब वो निष्पक्षता नहीं कहलाता, क्योंकि आजकल है कि हम फोन किए, रिकॉर्डिंग होता है, सब जानते हैं। तो ये निष्पक्षता अगर दिखती है और उसमें अगर आपको किसी तरह का आक्षेप लगता है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपके अनुसार सब कुछ नहीं चल सकता है। टीएन शेषन ने पहली बार बताया था कि कैसे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है। चुनाव आयोग की भूमिका को टीएन शेषन ने बताया। आज कई पदाधिकारी उस पद चिन्हों पर चल रहे हैं, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं तो उनको अगर आप टारगेट करते हैं, उनके लिए आपके पास राजनीति में बोलने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अगर जा रहा था मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाते, आप कंप्लेन दर्ज कराते, आपकी जो भी शिकायत होती। लेकिन आप यहाँ के आपने तीनों डीजीपी का नाम दिया, क्योंकि ये स्पष्ट है। तो आप अभी चुनाव आयोग को बदलने की स्थिति में नहीं है। जब तक आप कोई पुख्ता सबूत के साथ नहीं जाते हैं, तो ये भूमिका में आपको आनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता देखती है, समझती है चीजों को। जो लोकसभा में आपने उनकी पीठ थपथपाई और लोकसभा में जिनकी कार्यशैली के पूरे देश में वाहवाही चर्चा हुई जी और चर्चा की गई, उसको अचानक लोग विधानसभा चुनाव में ऐसी क्या परिस्थिति होगी, लोग सवाल उठाने लगे जी। तो चुनाव आयोग निष्पक्षता से अपनी काम करे, वो किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं आके काम करे। यही उनकी खूबसूरती है लोकतंत्र की, और तभी निष्पक्षता बची रहेगी चुनाव आयोग की। मेरा तो साफ आग्रह है कि जो निष्पक्ष होकर काम करता है, ऐसे पदाधिकारी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो। तो आपको ये सोचना चाहिए था चुनाव मुख्य चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गया, आपको जाना चाहिए था। ये पब्लिक फोरम में बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, बिल्कुल आपको जाना चाहिए पूरे सबूतों के साथ, तब आप डिमांड करते। चलिए, फिलहाल हम आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। और देखिए, जिस बात का जिक्र अजय जी ने कहा है कि आप जाकर प्लेटफॉर्म पर बात रखिए। आप मीडिया के सामने अधिकारियों के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अगर शंका है, आप जाइए, आप प्लेटफॉर्म पर बात रखिए। फिलहाल हम संजय रंजन जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी देखिए, आपने या डीजी हेडक्वार्टर हो या आईजी बयान हो, उनको बेहद करीब से काम करते देखा है, और कितनी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक वो काम करते हैं। पूरे झारखंड में किसी से छुपा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हीं पर आरोप लगा दिया। देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि भारतीय निर्वाचन आयोग पिछले कुछ दशकों में जितना प्रौढ़, जितना मैच्योर हुआ है, अद्भुत है जी। ये यात्रा उसने जो तय की है वो अद्भुत है। और वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को, किसी भी आईपीएस ऑफिसर को कहीं से भी चुनती है, ट्रेन करती है थोड़े वक्त के लिए, और उसको फिर डिप्लॉय करती है ऑब्जर्वर के रूप में जी। दरअसल समझने का फेर है। चुनाव जो होता है वो ऑब्जर्वर्स के जरिए भारत का निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है जी। और किस बूथ पे कौन सा फोर्स की संख्या क्या है, ये सारी समीक्षा जो है वो ऑब्जर्वर करता है जी। जो कड़ी है यहाँ की सरकार, मतलब जो उस समय जो स्थिर ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी की बीच की कड़ी है वो, जो कनेक्ट होती है सीधे निर्वाचन आयोग से। बिल्कुल। और निर्वाचन आयोग हर दिन शाम को एक रिव्यू करता है। जो आंकड़े जाते हैं यहाँ से, उसका रिव्यू करता है, और सप्ताह में कम से कम 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी ऑब्जर्वर्स के साथ बात करता है।
इसलिए इस तरह का जो बेतुका बयान आप देते हैं या आरोप लगाते हैं, इसकी कोई जमीन नहीं है, यथार्थ नहीं है। ये जो पदाधिकारी हैं वो आपके नौकर नहीं हैं, ये इस तंत्र के हिस्सा हैं। और आज जब लोकतंत्र का महापर्व है तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराएं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले लोकसभा चुनाव को देखिए, जरा सी हिंसा कहीं नहीं हुई, किसी भी नक्सल क्षेत्र में कहीं भी जरा सी हिंसा नहीं हुई। आप उस तंत्र के भरोसे इस राज्य में जीवित रहते हैं जनाब, उस पर अकारण आक्षेप मत लगाइए। ये जो पदाधिकारी हैं ये अपनी मर्यादा के भीतर और एक ढांचे के भीतर कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो आपके पुतले नहीं हैं, ये कठपुतली नहीं है। अगर आप समझते हो कि आपने इशारा किया और ये नाचने लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस भ्रम से बाहर निकलिए। एक मंत्री अलग चीज है, एक राजनेता अलग चीज है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अलग चीज है। अपने ईमानदारी के दम पर, अपने काम के दम पर और जो सेवा भाव है उनके अंदर, उसके दम पर आज इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। और बाकायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ पद पर पहुंचे हैं, काम करके पूरे देश को दिखाया है कि कैसे चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। हलचल झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज जो हमारा चुनाव सिर्फ 2 चरण में होने जा रहा है, उसके पीछे जो सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है वो यही ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस है। बिल्कुल, जिसने धीरे धीरे अपनी कुर्बानी दे करके इस राज्य को नक्सलियों से मुक्त कराया है। और आज इस मुकाम पे कोई सोच नहीं सकता था कि इस राज्य में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। और देखिएगा बहुत इत्मीनान से, बहुत बारीकी से कि जैसे लोकसभा चुनाव झारखंड में संपन्न हुआ है वैसे ही चुनाव संपन्न होगा। अधिकारियों पर आरोप कोई भी राजनीतिक पार्टी लगाए, बिना जांच के, बिना तथ्य के नहीं रखें। जी दिए गए दायित्व को, भारत गणतंत्र द्वारा दिए गए कार्यों को संपन्न कराना। चलिए, बिल्कुल, तो कई तरह के आरोप लग रहे हैं। चलिए, चुनाव का वक्त है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अधिकारियों पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोप क्यों लगा रही है, तो खैर झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ अजय सिंह जी सीपीआई से जुड़े हुए थे। अजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। संजय रंजन जी हमारे साथ आजसू से जुड़े हुए थे। संजय जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन एक अधिकारी पर सवाल उठाना कितना सही है, खैर ये जांच के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।